जी नमस्कार सभी को। संख्या पद्धति की अपना क्लास चल रही है। पहली क्लास में कुछ चीजें अपनों ने देखी थी, आज उनको रिपीट कर देते हैं। ठीक है। संख्या पद्धति, इसमें क्या होता है, अंक होता है और संख्या। ठीक है। अंक केवल आपका ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आपके अंक हैं। अब यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि कहाँ तक, 99। ये दो अंक वाली संख्या है कि ये क्या आपकी संख्या है, लेकिन कौन सी है, दो अंक वाली। आपको बताइए रखा है कि दो अंक वाली संख्या 10 से 99, 3 अंक वाली संख्या 100 से 999, 4 अंक वाली संख्या 1000 से 9999 तक, ये आपकी ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है। ये क्लियर है। आपका अंक आप ये दे रखे हैं, वो संख्या आपका क्या रहती है, संख्या नीचे से गिनी जाती है। इसमें जो होता है इकाई का अंक होता है, फिर दहाई का अंक होता है, फिर सैकड़ा होता है। ठीक है। 1 अंक वाली संख्या को इकाई का अंक बोलते हैं, 2 अंक वाली संख्या को दहाई बोलते हैं, 3 अंक पर क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। 4 अंक पे क्या हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। यानी जिस संख्या में 4 है वो 1000 से आप काउंट करोगे इसको। फिर आपका अगर 5 के लिए क्या हो जाएगा, आपका 10,000 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। फिर लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा, अरब हो जाएगा, सॉरी, करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो अंक यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंक ही हैं। ठीक है। यहाँ पर अंक को गिनना आना चाहिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये तो हो गए आपके अंक। अब मैंने कुछ बताया था, स्थानीय और जातीय मान। इसको आज वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि स्थानीय मान किसे बोलते हैं और जातीय मान किसे बोलते हैं। ठीक है। इस संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान। तो उस दिन थोड़ा टॉपिक में थोड़ा समस्या हुई थी, आज उसको क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है। क्या होता है, दो मान होते हैं। संख्या के मान कितने होते हैं, संख्या, ठीक है, संख्या के मान कितना होता है, एक तो होता है आपका स्थानीय, स्थानीय मान। दूसरा होता है आपका जातीय मान, या इसको बोलते हैं अंकीय मान। क्या होते हैं, दो मान होते हैं आपके, स्थानीय मान और जातीय मान। इसको होते हैं संख्या। ठीक है। तो स्थानीय मान किसे बोलते हैं और जातीय मान किसे बोलते हैं, वो चीज अपन समझेंगे। स्थानीय इसको बोलते हैं प्लेस, प्लेस वैल्यू। ठीक है। इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है। ये दोनों चीज, प्लेस यानी, प्लेस यानी, प्लेस किसे बोलते हैं, स्थान को बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, स्थान को क्या बोलते हैं, प्लेस ही बोलते हैं। यानी स्थानीय मान यानी प्लेस, यानी उसका स्थान, यानी स्थान का मान चाहिए। ठीक है। उसको स्थान, कोई भी संख्या उस अंक का क्या होता है, स्थान। यानी कि संख्या में स्थानीय मान होते हैं, जातीय मान होते हैं, वो अंक पर होते हैं। और किसी अंक का स्थानीय मान, वो जातीय मान, यानी स्थान, स्थान को बताना है तो उसका स्थानीय मान। और यहाँ पर फेस, फेस यानी क्या होता है, चेहरा, चेहरा। वो चेहरा कहाँ दिखता है, कांच में दिखता है। वो कैसा दिखता है, जैसा है वैसा दिखता है। ठीक है। जातीय मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। और फेस को क्या बोलते हैं, चेहरा बोलते हैं। और चेहरा कैसा दिखता है, कांच, चेहरा का कांच में देखने पर कैसा दिखता है, जैसा है वैसे दिखेगा। यानी कि जो संख्या दिख रही है वही उसका क्या है, जातीय मान। ठीक है। यानी जैसे 5 दिख रहा है, 5 का जातीय मान क्या होगा, आपका 5 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है। इस टाइप से आपका जो संख्या दिख रही है वो उसी का मान होगा, यानी जातीय मान क्या होगा, वही होगा। ठीक है। ये जातीय मान है। आपको इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू यानी प्लेस यानी स्थान, स्थानीय मान देखना है। और फेस यानी कि आपको अपने चेहरा देखना है, यानी उससे संख्या का सेम चेहरा क्या होगा, जो कांच में दिखेगा वो वैसा वैसा रहेगा। ठीक है। ये चीजें अपने को देखना है। तो कुछ थोड़े उदाहरण ले लेते हैं।
उदाहरण आपकी एक संख्या है, ये संख्या है और इसमें पूछा है कि 5 का स्थानीय मान। ठीक है, फिर पूछा आपका 5 का जातीय मान। ठीक है, दो वैल्यू पूछी इसमें कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा। स्थानीय मान है प्लेस, ठीक है, जातीय मान है प्लेस। प्लेस यानी किस स्थान पे है, तो ये यहाँ पर है, ऐसा करके 5 लिख दो। उसके बाद जस्ट बाद कितने संख्या है उसको गिनो, ये कितने अंक है उसे गिनो, संख्या नहीं, अंक है उसे गिनो। 1 2 3 4, क्या लगा तो 4 गिना होगा, 1 2 3 4, यानी कि 5 का स्थानीय मान क्या आ गया आपका, 50,000 आ गया। ठीक है, अब उसका आपका 5 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या है, 5 की फेस वैल्यू, 5 कैसा दिखता है, जैसा दिखता है ऐसा लिखो। तो 5 का फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगा। और जब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 50,000 हो जाएगा। अगला एक और देखते हैं अपन, अगला उदाहरण, इसको अपन प्लस करते हैं। इंपोर्टेंट है आपका, यहाँ पर आपको बताना है 6 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान। ठीक है, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 लिखना है। 6 के बाद 1 2 3, 1 2 3, 6 का स्थानीय मान क्या हो गया आपका, 6,000 हो गया। और 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि इसको फेस बोलते हैं, इसको अपन प्लेस बोलते हैं। प्लेस यानी स्थान होता है, फेस यानी चेहरा होता है, चेहरा। वो चेहरा कांच में कैसा दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखेगा। वैसा नहीं नहीं अपन देख रहे हैं वो दूसरों का चेहरा दिख रहा है, ठीक है, जैसा अपन देख रहे हैं वैसा वैसा अपना चेहरा सामने बन जाएगा। ठीक है, ये आपका स्थान जातीय मान हो, स्थानीय मान, उसको अंकीय मान भी बोलते हैं। जातीय मान को क्या बोलते हैं, जातीय मान को अंकीय मान भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर। बोले वो नंबर लेते हैं, ध्यान से देखो। आपका नंबर एक संख्या है, इसका आपको स्थानीय मान बताना है, स्थानीय स्थानीय मान, और इसका जातीय मान बताना है। ठीक है, तो दूसरा सवाल है आपका, वो किसका बताना है यहाँ पर, 5 का। ठीक है, 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान। फिर यहाँ पर आपको बताना है 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान। ठीक है, अगला तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान। ठीक है, चौथा सवाल रहेगा आपका, यहाँ पर आपको 3 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान। 52 में 5 का स्थानीय मान, यानी जो 52 संख्या है उसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 5 लिखा, कितने अंक है उसके बाद जस्ट मार्क कितने अंक है, 1 अंक, यानी 1 जोड़ लगा दी। जातीय मान इसका 5 हो जाएगा। 4 यहाँ पर है आपका, 4 स्थानीय, और उसके बाद 1 2 3, यानी कि 1 2 3 हो गया। ठीक है, फिर इसका स्थानीय मान क्या होगा आपका, 4 ही होगा। फिर अगला है यहाँ पर 2 का देखना है, तो देखो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो 2 सीधे बनेंगे। 1 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 2, और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, दो दो अलग अलग मान इसके बनेंगे स्थानीय मान। फिर यहाँ पर इसका जो फेस वैल्यू क्या रहेगी आपका, जातीय मान ये रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3 का, यानी कि का
ये 3 है, उसकी जस्ट बाद कितना है, 1 अंक है, वो 3 का ये आपको पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका जातीय मान निकालना और स्थानीय मान निकालना आना चाहिए। ये संख्या पद्धति का ही एक चैप्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़े बहुत और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर दे रखा आपको दशमलव, इस संख्या में 4 का स्थानीय मान, क्या दिखाना है आपको, 4 का स्थानीय मान। ठीक है, 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान, 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान क्या होगा इसमें। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसको निकालने के लिए, यहाँ पर क्या है, दशमलव, तो दशमलव तक ही अपने को गिनना है। ठीक है, दशमलव तक यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव है। अब ये कितना, ये तो आपका 4, इसका आगे कितना अंक है, 1। ठीक है, 1 अंक है, क्लियर। अब यहाँ पर इसके बटे में दशमलव बटे क्या लग जाएगा, फिर 0, और ये 4/10, इसका क्या हो जाएगा आपका स्थानीय मान हो जाएगा, या अपन इसको लिख सकते हैं 2/5, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, 4/10, या फिर ऐसा कटता नहीं है तो आपको ऐसे ही रख देना है कि 4/10 इसका क्या रहेगा, स्थानीय मान रहेगा। और जो फेस वैल्यू है वो आपका 4 नहीं रहेगी। ठीक है, कैसे भी करके देखो। फिर बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही संख्या है, वो यहाँ पर दशमलव लगा है, और उसने बोल दिया है कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 5 लगाया, इसके दशमलव तक ही गिनना है, इधर से भी दशमलव तक ही गिनना है, इधर से ही दशमलव तक ही गिनना है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर, 5 का ये कितने अंक है, 2 अंक, यानी 2 जीरो इधर लगाना है। ठीक है, इधर तो ये दशमलव लगाया, इसको दशमलव हटाइए तो कितना, 1, ये आपका कितना, 3 जीरो पड़ जाएगी, यानी इसका 5 बटा कितना आ जाएगा, 1 2 3, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो गया आपका, 5/1000, इसका इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अगर आप देखते हैं वो अगली संख्या आपका, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है, 2 का स्थानीय स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान किधर देखना है, दशमलव तक ही रखना है, अपने को दशमलव तक ही जाना है। ये आपका 2, और दशमलव तक अंक कितने हैं इसमें, 1 और 2, यानी 1 और 2, ये हो गया आपका 200, इसका स्थानीय मान हो गया है। ठीक है, अगर वो पूछ ले कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 यानी कि ये 7 लिख दिया, इसके आगे कितना है, 1 2, यहाँ दशमलव लगाओ, और दशमलव हटाए बाद 1 बढ़ेगा, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, यानी कि 7/1000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो दशमलव का स्थानीय मान कैसे देखते हैं, वो आपको इस टाइप से करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, आगे एक और चीज मतलब आगे और बताया था संख्या रेखा। ठीक है, ये पिछले वीडियो का ही कुछ भाग छूट गया था, या फिर उसको अच्छी तरीके से अपन रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शार्ट में। ठीक है, तो उसका उदाहरण देना, मैंने उदाहरण नहीं दिए थे, जातीय जातीय मान के और स्थानीय मान के उदाहरण नहीं दिए थे, ये आपके उदाहरण हुए हैं। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, अनाप शनाप से संख्या लो। ठीक है, अपने कोई भी मर्जी पड़े, अंक लिख लो। ठीक है, जो मन में आ जाए अंक लिख लो, उसका जातीय मान निकालो, उसका स्थानीय मान निकालो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा तैयार कॉन्सेप्ट। फिर अपना संख्या रेखा, संख्या रेखा पता ही है आपको कि संख्या रेखा ऐसी होती है, ये आपका संख्या रेखा होती है, बीच में आपका 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 लाइनें होती है, 10 के बाद ये से आपका ऐसे बीच में 10 10 लाइनें रहती हैं। मैं अभी गिन के नहीं बता रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस साइड होता है 1 2 3 4, और इनफाइनाइट तक होता है, इधर -1 -2 -3 और -4, इधर भी इनफाइनाइट तक होता है, यानी संख्या रेखा इधर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, माइनस अनंत तक होती है, इधर आपका प्लस अनंत तक होती है, यानी चलती रहती है, जितना आपको लेना है उतना ले सकते हो। इधर जो होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है,
और जीरो के जीरो, ये जीरो के इधर आपका ऋणात्मक संख्या होती है, जीरो के इधर क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। ये आपका बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। सॉरी एक मिनट, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ठीक है। यानी ये होगा आपका एल एच एस, ये होगा आपका आर एच एस, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यानी कि जीरो, जो जीरो होता है उस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस वाली संख्या होती है। तो जीरो होता है उसके राइट हैंड साइड क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। और कहाँ तक होती है, प्लस इनफाइनाइट तक होती है। माइनस संख्या कहाँ तक होती है, माइनस इनफाइनाइट तक होती है। ये आपका संख्या रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर संख्याओं का वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण कितने कितने में हुआ था आपका, दो भागों में हुआ था। एक तो होता है आपका, देखो संख्या होती है, संख्या कहां से कहां तक होती है आपका, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, से लगा के, जीरो से लगा के प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ये आपका संख्या होती है, यहाँ तक होती है, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। इसमें आपका रहता है मिश्रित संख्या, क्या होती है, ये सारी क्या है, मिश्रित संख्या है, ठीक है। और मिश्रित संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है आपका वास्तविक और एक होती है आपका अधिकल्पित, इमेजिनरी संख्या, है ना, ठीक है। अधिकल्पित में केवल कौन संख्या आती है, केवल आयट आता है और रूट के अंदर माइनस वाली संख्या आती है, ठीक है। रूट में अंदर अगर माइनस वाली संख्या है वो भी आपका अधिकल्पित रहेगी, और आयट वाली जो आयट किस संख्या के साथ में है, तो वो भी क्या रहेगा आपका, अधिकल्पित रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है। ये अधिकल्पित के लिए क्या इतनी सी बातें हैं। लेकिन वास्तविक संख्या थोड़ी बड़ी है। वास्तविक संख्या को समझना बहुत माथा पच्ची वाला काम है, यानी कि बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या है, एक इमेजिनरी संख्या, ठीक है। यानी एक काल्पनिक संख्या होती है और एक वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को देखते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। ये सारी जो संख्या होती है वास्तविक कहलाती है। लेकिन इसमें कुछ कुछ संख्या आती है, तो ये आपका क्या रहेगी, दो प्रकार की होगी। एक होगा आपका दशमलव, दशमलव संख्या। एक होगा आपका पूर्णांक संख्या। एक दशमलव संख्या, एक पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले अपन दशमलव संख्या को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपना पूर्णांक बचा था। ये चीजें मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अपने को केवल पूर्णांक से चालू करना था, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हुआ होगा, तो आप इसमें क्लियर समझ लेना, ठीक है। दशमलव में क्या होता है, दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति दशमलव संख्या। एक होती है अपुनरावृत्ति दशमलव संख्या। यानी पुनरावृत्ति दशमलव संख्या और अपुनरावृत्ति क्या होगी, यानी रिपीटेड डेसिमल और नॉन रिपीटेड डेसिमल। जो पूर्णांक संख्या होती है उसको अपन क्या क्या नहीं कर सकते, अंश बटा हर में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, उसको अनुपुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। और पुनः की जो प्रसार है वो आपका 0.5 ये वाली जो संख्या आती है
फिर 0.3 ये वाली संख्या है। ये जो संख्या सब क्या कहलाएंगे, इसके दशमलव प्रसार कहलाएंगे, पूर्णांक दशमलव प्रसार कहलाएंगे। दशमलव का भी एक अलग चैप्टर है, उसको भी थोड़ा अपन क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है दशमलव वाली संख्या में भी। ठीक है, तो दशमलव में आपका पूर्णांकी, फिर आपका शांत अशांत बहुत सारी चीजें हैं दशमलव में, वो अपन लिखेंगे। अब आते हैं अपने पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होगी आपका, पूर्णांक संख्या। ठीक है, दशमलव में दशमलव संख्या आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक रिपीटेड और एक नॉन रिपीटेड, यानी कि पूर्णावती एक अपूर्णावती। उसको और थोड़ा डिटेल में अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन आते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या आती है पूर्णांक संख्या। अब जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या जो होती है वो कहां से कहां तक होती है आपका, प्लस इंफिनिट से लेके, सॉरी माइनस इंफिनिट से लेके प्लस इंफिनिट तक की जितनी भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है आपका, पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका देखना संख्या के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं होती है आपके प्राकृत संख्या। ठीक है, दूसरे नंबर पर होती है आपका प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पर होती है आपका पूर्णांक संख्या। चौथे नंबर पर होती है आपका सम संख्या। पांचवें अपन लिख सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, छठे में अपन लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं होती हैं। फिर अपन एक और लिख सकते हैं, एक होता है आपका, ये हो गया आपका, ये आता है धनात्मक संख्या। ठीक है, फिर आता है आपका ऋणात्मक संख्या। धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो गया। उसके बाद आपका आता है भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तीसरा और अपन तीसरा क्या, वो जुड़वा संख्या। देखो यहाँ पर क्या आपका प्राकृत संख्या हो गया है, दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या हो गया, तीसरे नंबर पूर्णांक संख्या हो गया, चौथे पे आपका सम संख्या, पांचवे पे आपका विषम संख्या, छठे पे आपका अभाज्य संख्या, सातवें पे आपका धनात्मक संख्या, आठवें पे आपका ऋणात्मक संख्या, नौवें पे आपका भाज्य संख्या और 10वें पे आपका क्या है, जुड़वा संख्या। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं हैं। तो एक एक करके अपन संख्याएं पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें भी अपन इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अध्ययन है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, वह संख्या जो क्या है, एक से लेके क्या हो प्लस इंफाइनाइट तक है। कहां तक हो, एक से लेके प्लस इंफाइनाइट तक। या अपने दैनिक जीवन में जो गणना के लिए अपन जो यूज करते, जो नंबर यूज करते हैं उसी में अपन प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो कि प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होती है आपका, एक से लेके प्लस इंफाइनाइट की जो संख्या होती है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। या तो आप समझ सकते हो कि जो प्राकृत संख्या होती है वही धनात्मक संख्या होती है, वो जो धनात्मक संख्या होती है वही प्राकृत संख्या होती है। क्योंकि धनात्मक संख्या में आपका कहाँ से स्टार्ट होती है, +1 से लेके प्लस इंफाइनाइट तक। ठीक है, इंफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। तो अनंत कितनी भी हो सकती है हमें पता नहीं है, इसलिए अपन लगाते हैं प्लस का इंफाइनाइट या प्लस अनंत। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका
क्या है प्राकृत संख्या? एक से इन्फाइनाइट तक की जो संख्या होती है उसे अपन प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है आपका, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 डेट 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 कहाँ तक चलती जाएगी, ये आपकी प्राकृत संख्या होती है। फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है आपका, ये तो हो गया आपका 1 से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है कि पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, जीरो, यानी जो प्राकृत संख्या है उसमें जीरो उठा के रख लेते हो आप, यानी कि जो प्राकृत संख्या 1 से इन्फाइनाइट तक है उसमें अगर आप जीरो को शामिल कर लेते हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यानी कि जीरो को जिसके साथ में शामिल किया जाता है वह प्राकृत संख्या होती है, और जीरो को जब शामिल कर लिया जाता है तो वह क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगी। यानी पूर्ण संख्या कहां से तक होगी आपका, जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है, क्लियर। ये आपका आ जाता है। फिर आपका आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहां से कहां तक होती है, ये होती है आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यानी कि पूर्णांक संख्या होती है वह ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या से मिलकर बनी होती है, ठीक है, क्लियर। जो पूर्णांक संख्या होती है वह ऋणात्मक संख्या, फिर धनात्मक संख्या और बीच में क्या होता है जीरो, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, ठीक है। और इसमें अगली आपका सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो दो से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है आपको, सम संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या क्या कहलाती है आपका, क्या कहलाएगी, वह सम संख्या कहलाएगी। तो यानी कि दो में पूरा भाग चला जाता है, दो, फिर अपन देखते हैं दो के बाद किस में जाता है, 4 6 8 9, सॉरी 10, फिर आपका आ जाता है 12 16 14 16, डेढ़ 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 आपका कहाँ तक चलेगा है, प्लस इन्फिनिट तक चलेगा, ठीक है, यानी प्लस अनंत तक चल जाएगा। फिर आता है आपका अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या, ठीक है, जिसका स्वयं के अलावा, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जिसका स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या ना हो, विभाजित ना हो, ना हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक संख्या छूट गई अपनी विषम संख्या, इसको देख लेते हैं अपन, अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। तो ऐसी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग में जाए, ठीक है, ठीक है, वो तो सॉरी वो तो हो जाएगी विषम हो जाएगी, लेकिन ऐसी संख्या जिसका क्या हो जाता है, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वह क्या हो गया आपका, वह क्या हो जाएगी आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी। या फिर अपन ऐसा, अगर इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन अपन देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, पूर्ण, ठीक है, क्या हो, केवल और केवल क्या हो, दो गुणनखंड हो, वह संख्या अभाज्य कहलाती है। एक तो स्वयं उसका होगा, ठीक है, और एक होगा, ठीक है, दो ही, यानी कि अभाज्य संख्या की क्या होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है, एक तो स्वयं होता है और एक होता है। या फिर ऐसी संख्या है जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो भी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। अब अपनी जो संख्या बच गई है वो क्या है आपका, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या बच गई है, थोड़ी इधर बची है, इसको भी अपन देख लेंगे। 10 संख्या अपने निकाली है, क्या है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है आपका
जिस संख्या में दो से भाग ना जाए वह संख्या क्या कहलाती है? आपका विषम संख्या कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपका एक, फिर आपका आ जाता है तीन, फिर आपका आ जाता है कौन सा, वहां पर अभाज्य संख्या का क्या उदाहरण दिया था? अभाज्य संख्या दो होगी आपका, ठीक है। मैं एक बार अभाज्य संख्या को क्लियर कर देता हूँ, पहले सम का करता हूँ। फिर आपका एक दो, आपका ये पांच हो जाएगा, ये सात हो जाएगा, ये नौ, ग्यारह, ये डिजिट्स आपका ऐसा प्लस इनफाइनाइट तक आपका चलता रहेगा। ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी? अब ये विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। और ये प्लस विषम संख्या है, ऋणात्मक विषम संख्या भी हो सकती है। अब अभाज्य संख्या का जो पार्ट छूट गया था थोड़ा, अभाज्य संख्या क्या होता है? दो से स्टार्ट होता है, दो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग में जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन उदाहरण उदाहरण आप लगा छूट गया था, तो क्या हो जाएगा? आपका दो आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा तीन आ जाएगा, पाँच, सात, फिर ग्यारह, फिर आपका आ जाता है सत्रह, फिर आपका आ जाता है उन्नीस, ठीक है। फिर आपका आ जाता है तेईस, फिर उनतीस, फिर आपका इकतीस, फिर आपका सैंतीस, ठीक है। ऐसे आपका कंटिन्यू क्या रहेगी? आपका चलता रहेगा। इन संख्या में स्वयं के अलावा एक से पूर्णतः विभाजित रहती है, और एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, उसको बोला जाता है दो। ये दो एक ऐसी मात्र संख्या है जिसे अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है, जो कि सम संख्या है। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, पर ऐसी एक मात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है, तो वो क्या कहलाएगी? आपका दो कहलाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये जो आपका अभाज्य संख्या ऐसी सम अभाज्य संख्या है, या ऐसे सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वो आपका दो रहेगा। या फिर एक मात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? आपकी दो है। या फिर दो एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, ठीक है। तो कैसे भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीके बहुत सारे होते हैं। तो ये आपका संख्या यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, ठीक है, विषम तक। अब आते हैं आपका धनात्मक। तो आपको मैंने बताया है कि जो प्राकृत संख्या होती है वही धनात्मक संख्या चलाती है। तो यानी कि यही आपका प्लस से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है। फिर ऋणात्मक संख्या क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से लेके, तो क्या होती है आपका माइनस वन तक रहती है, ठीक है। ये जो संख्या है आपका ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक की जो संख्या है ऋणात्मक संख्या है। फिर आपकी आ जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है आपका? देखो, भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड दो से अधिक हो, ठीक है। जिसके गुणनखंड क्या हो? दो से अधिक हो, ऐसी सारी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे मान लो कि ये आपका चार है, चार तो स्वयं से डिवाइड होगा, चार एक से डिवाइड होगा, ये दो तो आपका सिंपल रहेंगे नहीं। लेकिन चार एक और नंबर से डिवाइड हो रहा है, किससे? दो से। तो यानी कि एक दो तीन, यानी कि कितने गुणनखंड हो गए इसके? तीन गुणनखंड हो गए, यानी कि ये क्या हो गई? आपकी भाज्य संख्या हो गई है। तो यानी कि ध्यान रखना है कि जो अभाज्य संख्या होती है वो भाज्य संख्या होती है। तो मैं एक बार पूरा क्लियर करवा देता हूँ कि भाज्य संख्या, ध्रुवा संख्या अपन देखेंगे, उससे पहले अपन भाज्य और अभाज्य में क्लियर कर लेते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है वो जो अभाज्य संख्या होती है, इसके पीछे बेटा एक, ठीक है। इस एक का भी परिचय करवा देते हैं, ठीक है। क्या बेटा? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसको देखते हैं अपन। लेकिन पहले एक का परिचय करा देते हैं कि ये क्या कहलाएगा, ये भाज्य कहलाएगा या अभाज्य कहलाएगा, ठीक है। तो जो एक है ना, एक, ये ना तो भाज्य है और ना ही यह अभाज्य है, ठीक है। एक को ना तो भाज्य में गिना जाता है, ना ही अभाज्य में गिना जाता है, क्योंकि इसका जो गुणनफल होता है एक ही होता है, ठीक है। एक का गुणनखंड एक ही होगा, ठीक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसका गुणनखंड क्या होता है?
एक होता है, इसलिए ये ना तो अभाज्य में आता है और न भाज्य में आता है। और भाज्य बोलता है कि क्या होते हैं, दो गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड कितने होना चाहिए, दो होना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या कहलाएगी। और भाज्य के लिए क्या होना चाहिए, दो से अधिक। ठीक है, अब दो से अधिक कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए। दो होगा तो फिर आपका भाज्य बन जाएगा, एक होगा तो किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक अकेला एक मात्र है जो कि ना तो भाज्य में ना अभाज्य में। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका आया समझ में पूरा। तो ये एक का परिचय हो चुका है। तो एक आपका ना तो भाज्य ना अभाज्य है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए कि वह संख्या ना भाज्य में ना अभाज्य में आती है, तो आप जीरो मत अटकाए ना, वो एक है। ठीक है, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है उसका, जीरो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, जीरो एक ऐसा हीरो है जिसका गुणा करने पे सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका। अब भाज्य और अभाज्य में अपन अंतर देख लेते हैं कि क्या चीजें घटित हो रही है। ठीक है, भाज्य संख्या के क्या होते हैं, दो से अधिक होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिया चार, यहां पर मैंने लिया दो। ये चार पहले दो से डिवाइड है, फिर सॉरी पहले एक से डिवाइड है, फिर दो से डिवाइड है, फिर चार से स्वयं से डिवाइड है। यानी कि जब संख्या क्या होती है, स्वयं और एक से डिवाइड होती है, वो तो अब अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन तीसरी संख्या एक और से डिवाइड हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर ऐसा कैसा ही है कि दो जो है, दो एक से, एक तो स्वयं से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका अभाज्य बन गई। अगला अपन देखते हैं कि जो है आठ है, और यहाँ पर आपका ले लिया जाए 11। तो जो 11 है वह एक तो एक से विभाजित, फिर आपका दो से विभाजित है, फिर आपका चार से विभाजित है, फिर आपका आठ से विभाजित है। यानी कि एक, दो, तीन, चार, इसके गुणनखंड कितने हो गए आपके, कितने गुणनखंड हो गए इसके, चार गुणनखंड हो गए। यानी कि ये क्या हो गया, आपकी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर 11 देखते हैं। तो 11 देखते हैं, एक से होता है, एक दो से होता है, एक 11 स्वयं से होता है। यानी कि यहाँ पर दो फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ पर तीन फैक्टर, मतलब दो से अधिक फैक्टर। दो से अधिक फैक्टर यानी कि कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक फैक्टर, कितने भी अधिक फैक्टर बन सकते हैं। और दो फैक्टर होंगे तो आपका अभाज्य संख्या कहलाएगी। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, या अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कितने होते हैं, दो होते हैं। और ऐसा हो सकता है कि ऐसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड है वो संख्या कहलाती है, तो आपका भाज्य कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन चार ऑप्शन कोई से बना देंगे तो आपकी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। तो ये आपका अभाज्य और भाज्य संख्या आपका क्लियर होता है। फिर इसमें छोटी छोटी बातें मैं और बता देता हूँ। एक और संख्या बन गई अपनी जुड़वा, उसके बाद देखते हैं जुड़वा संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या बनती है अपना, जुड़वा, जो कि लास्ट वाली संख्या है, जुड़वा संख्या। इसको अपन देखते हैं कि जुड़वा संख्या क्या कहलाती है आपका। जुड़वा जो संख्या होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जुड़वा संख्या क्या होती है,
एक प्रकार की अभाज्य संख्या होती है। जो अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है? 2, 3, फिर आपका 5, फिर आपका 7, फिर आपका 11, ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है? आपका 17, फिर आपका आ जाता है 23, फिर आ जाता है 29, ठीक है, फिर आपका 29 के बाद क्या आ जाता है? 31, फिर आपका आ जाता है 37, फिर आता है 41, फिर आपका और क्या आ जाता है? 43, फिर आगे चलते चलते 43 के बाद 47, ठीक है, चलते रहते हैं ना, ठीक है, चलते रहेगी, यानी कि आपका अनंत तक रहेगी, अभाज्य संख्या भी अनंत तक रहेगी। अब हमें पता नहीं अनंत कहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो जो जुड़वा संख्या है वह एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, लेकिन 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 कैसी अभाज्य संख्या है? जिस ऐसी दो संख्या, ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2। ऐसी ऐसी अभाज्य संख्या संख्या जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 2। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, वह ट्विंस नंबर कहलाते हैं, यानी कि जुड़वा संख्या कहलाती है, ठीक है, या ट्विन नंबर कहलाते हैं, या जुड़वा संख्या कहलाती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि यहाँ पर देखो, इसका और इसका जो अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर होना चाहिए ना, तो 2 का अंतर, देखो 2 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचा? 1, यानी कि ये वाली जो संख्या है वह क्या है? ट्विन संख्या नहीं है, यानी कि जुड़वा संख्या नहीं है, ठीक है। अपन देखते हैं अगला। यहाँ पर अपन ने देखा कि 2 में से 3, मतलब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये ट्विन संख्या नहीं है, जुड़वा संख्या नहीं है। लेकिन अगली जो अभाज्य संख्या कौन सी आती है? आपका 3 और 5। आपको 5 में से 3 घटाना है तो कितना बच रहा है? 2, यानी कि जो 5 और 3 है, या 3 या 5 है, ये क्या है? आपका जुड़वा संख्या है, जिनके बीच का अंतर कितना है? आपका 2 है, ठीक है। यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? अभाज्य संख्या को बोल रहा हूँ, जिनके बीच का अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या होती है जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो आपका जुड़वा संख्या कहलाती है। आपका 2 और 3 में आपका अंतर 1 आ रहा है, इसलिए ये 2 और 3 जुड़वा संख्या नहीं है। लेकिन इसके बाद आपका 3 और क्या आ रहा है? आपका 5 आ रहा है, और इसमें अंतर 2 आ रहा है, इसलिए जुड़वा संख्या आपका रहेगी, ठीक है। अगली जो अभाज्य संख्या कौन सा आ रहा है? आपका 5 और 7, अंतर देखो, 2 का आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 का अंतर है इसमें, ये भी आपका जुड़वा संख्या है। अगली संख्या आ रहा है आपका 7 और कितना आ रहा है? 11, घटाओ इसमें से तो कितना हो रहा है? 4। 4 का अंतर आ रहा है, यानी कि आपका क्या हो रहा है कि ये जो 7 और 11 है ये ट्विन संख्या नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो भी नहीं है। फिर यहाँ पर थोड़ा ये देखो, 41 और 43, 41 और 43, 2 बच रहा है, यानी कि जो 41 और 43 है वो भी क्या आपका ट्विंस, मतलब ट्विंस नंबर है, या जुड़वा संख्या अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक 29 और 31 भी बन रहा है ना, 29 और 31 भी आपका जुड़वा संख्या बन रहा है। यानी कि ऐसी संख्या लेना है जिनके बीच का अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या लेना जिनके बीच का अंतर क्या आए? 2 आए, वो आपका क्या रहेगा? जुड़वा संख्या रहेगा। क्वेश्चन ऐसा कभी आ जाए कि निम्नलिखित में से जुड़वा संख्या है, तो आप अंतर निकाल के देख लेना, जिसका 2 अंतर होगा वो जुड़वा संख्या होगी, ठीक है। क्लियर? ये आपका जुड़वा संख्या हो गई। अब छोटी छोटी बातें देखते हैं कि कुछ कुछ फाइंड क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आपका आ जाता है पहला पॉइंट, सबसे छोटी
पूर्ण संख्या, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, आपका पूर्ण जो संख्या होती है वो 0 से इनफाइनाइट होती है, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है, 0, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आपका 0 होगा, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण, यहाँ पर ध्यान रखना पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, 0 से लेके आपका प्लस इनफाइनाइट होता है। तो यानी कि आपको संख्या पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं और प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। फिर ऐसा कैसा क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या कहां से चलती है, प्राकृत संख्या कहां से चलती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या आपका चलती है 1 से लगा के प्लस इनफाइनाइट तक, ये संख्या आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। वो सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी कौन सी है, आपका 1, ठीक है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, आपका 1 हो गई, ठीक है, क्लियर। फिर अगला अपन देखते हैं, फिर अपन देखते हैं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2, 4, 6, आपका आ जाता है फिर 8, डेट चलता रहता है। स्टार्ट कहां से हो रही है, आपका 2 से हो रही थी, यानी कि सबसे छोटी जो संख्या होगी आपका क्या रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है, क्लियर। फिर तीसरा हो जाता है आपका कि सबसे छोटी, ठीक है, अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी क्या रहेगी, आपका 2 रहेगी। और 2 कहां से, यानी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी क्या पूछा, अभाज्य संख्या पूछा तो आपका 2 रहेगी, 2, 3, आपका 5, 7 और 11, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, चलती रहेगी। उसने पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसने सम और विषम नहीं बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आता है क्वेश्चन फिर आपका कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग लगभग बराबर है, लेकिन हो सकता है कंफ्यूजन के लिए वो क्या दे दे आपका कि सम लगा दे और सबसे छोटा पूछ ले, तो भी 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आपका 3 हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई। अगला अपन पूछ लेते हैं, अगला पूछ लेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, आपका 3 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। विषम पूछा उसने, नाम थोड़ा ध्यान रखना, सम अभाज्य संख्या 2 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विषम पूछा है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को, क्वेश्चन आते हैं बहुत कंफ्यूजन के लिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये चीजें आपको देखना है।
एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, 7 नंबर इसमें डाल लेना। एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या कितना है आपका? 2। कितना है? 2। ठीक है, क्लियर। तो 2 के लिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपका? 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि 2 के लिए ही केवल 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो क्या क्या रहेंगे आपका? सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, फिर आपका एकमात्र जो अभाज्य संख्या है वो क्या आपका? 2 है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आगे देखते हैं अपन। ये तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं अपन थोड़े क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ये आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन था। अपन देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर अपन देख लेते हैं। क्या है? सबसे छोटी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या। क्या बोला उसने? सबसे छोटी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से लगा के प्लस इंफाइनाइट तक होती है। और 2 अंकों से कहां से स्टार्ट होती है? ये 1 से लगा के 9 तक, तो 1 अंक है। ठीक है, 1 अंक से मिली हुई संख्या है। और आपका 10 से लगा के 99 तक जो होता है वह होता है आपका 2 अंकों वाली संख्या, यानी 2 अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक, 1 अंक से मिलकर बनी हुई 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक से बनी हुई वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। 2 अंकों वाली, अब 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15, डेट कहां तक होती है? 99। स्टार्ट कहां से हो रही है? 10 से, यानी छोटी संख्या कहाँ कौन सी होगी आपकी? 10 होगी। खत्म कहाँ हो रही है? 99 पे, यानी बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? 99। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत, ठीक है, सबसे बड़ी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या सबसे बड़ी तो 99 हो जाएगी, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? आपका 10 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और चलते हैं आगे, इसको मिटाते हुए अब यहाँ पर वही अपना अगला रूट आ जाता है। देखो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, प्राकृत की जगह पूर्ण भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्राकृत की जगह पूर्ण संख्या भी आ सकता है। क्लियर, आगे समझ में कि सबसे छोटी 2 अंकों वाली पूर्ण संख्या क्या होगी? वो भी 10 होगी। और सबसे बड़ी 2 अंकों वाली पूर्ण संख्या वो भी 99 ही होगी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसको कि 10वां नंबर, यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है, वाली संख्या। अब संख्या क्या हो जाएगी आपका? देखो, ये आपका पूर्ण के लिए भी आ जाएगा और प्राकृत के लिए भी आ जाएगा, यानी दोनों क्वेश्चन में आपका नाम आ सकता है या फिर संख्या आ सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या। अब अगला एक और मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, एक और अपना आ जाता है कि सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या। संख्या आपका पूर्ण भी हो सकता है, और संख्या नाम से भी आ सकता है, और प्राकृत के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे
छोटी 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक स्टार्ट होती है? 99 तो 2 अंक हो गए। अब 100 से लगा के 999 तक, ठीक है, कहां से कहां तक होती है? 100 से लगा के 999 तक की जो संख्या होती है 3 अंकों वाली संख्या होती है। दिख रहे हैं आपका 1 2 3 3 अंक दिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी सबसे छोटी यानी कि कहां से स्टार्ट होती है? 100, 101, 102, कहां तक चलती है? ये यहाँ तक। स्टार्ट कहां से हो रही है? 100 से। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? आपका 100 हो जाएगी, ठीक है। खत्म कहां हो रही है? 999। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपका? ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यानी सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999। कौन सी है? 3 अंक वाली। ऐसे कैसे 4 अंक वाली निकाल लेना, ऐसे कैसे आपका 5 अंक वाली, इतना और बाकी डिप में नहीं जाएगा, ठीक है। वो जाएगा सही तो आपको आना चाहिए कि कहां से कहां तक स्टार्ट होती है। तो ये सारे 11 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। अब आ जाते हैं अपन सबसे, ये 12वां नंबर का क्वेश्चन, मतलब 12वां नो पॉइंट है कि सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, ठीक है, दोनों एक ही रहेगा, क्लियर। फिर आता है आपका अगला एक और, सबसे छोटी 2 अंकों वाली, ठीक है, सबसे छोटी यहाँ पर ले लो सबसे बड़ी, या फिर सबसे छोटी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या की जगह ले लो सम संख्या, ठीक है। यहाँ पर ले लो छोटी विषम संख्या, ठीक है। सबसे छोटी 2 अंकों वाली सम संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों वाली विषम संख्या, ठीक है, क्लियर। अब यहां आ जाता आपका सबसे बड़ी 2 अंकों वाली सम संख्या, ठीक है। 14 आ जाता आपका कि सबसे बड़ी 2 अंकों वाली, ठीक है, विषम संख्या, तो ये आपका छोटी है, ये छोटी है, बड़ी है, बड़ी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है कि एक सम पूछा है, एक विषम पूछा है, एक सम पूछा है, एक विषम पूछा है, ठीक है। तो अपने को 2 अंक का देखना है, तो 2 अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है? 10 से लेके 99। तो इधर देखो 10, ठीक है, 11, 12, 13, डेट 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 यहाँ पर 98 और 99, ठीक है। यहाँ पर ये सम है, ये विषम है, सम है, विषम है, ये सम है आपका, ये विषम है, क्लियर। यानी जिसमें 2 का भाग जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखा है 10, यानी कि अपने को देखना है कि सबसे छोटी 2 अंकों वाली सम संख्या कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या भी कौन सी? 10 ही, ठीक है, वो सम भी 10। अब यहाँ पर सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या विषम, क्या पूछा है? विषम। अब विषम ये तो आपका सम है, विषम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 11 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी 2 अंकों वाली विषम संख्या कौन सी होगी? आपकी 11 होगी। यानी कि ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 10 से हो रही है, लेकिन उसने क्या पूछा है? विषम पूछा है, तो विषम कहां से स्टार्ट हो रही है? 11 से स्टार्ट हो रही है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 11 हो जाएगी। सर सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या जो कि विषम है वो 11 है। फिर अपन बड़ी देखते हैं, सबसे बड़ी 2 अंकों वाली सम संख्या कितना हो जाएगी? 98, क्योंकि देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99 है, लेकिन ये क्या आपका विषम है, तो सम इससे आगे कितना आएगा?
98 आएगा। ठीक है, अगर 100 करे तो 3 अंक की हो जाएगी, लेकिन अपन 99 से अपने को कम ही करना है 1 अंक, तभी जाके अपना सम अंक आएगा। ठीक है, अगर अपन 99 से अगर 100 करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका 3 अंक वाली संख्या हो जाती है, जो कि अपना आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है कि सबसे बड़ी 2 अंक वाली सम संख्या कितनी होगी, 98 होगी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी 2 अंक वाली विषम संख्या क्या होगी, आपका 99 होगी। ठीक है, तो आपका अभी फिलहाल यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगर आगे की जो सारी चीजें हैं बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी खासी पढ़ेंगे, जो कि क्या है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी यहीं तक। ठीक है, ऐसे ही नए नए वीडियो और नई नई अपडेट के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की लिंक आप अपने दोस्तों को भेजें, ताकि वो क्या है कि हो सकता है कि उनको नई चीजें सीखने को मिल जाए। ठीक है, क्लियर। और कुछ वीडियो और आने वाले हैं, जो कि 10वीं का सिलेबस में बताऊंगा, 10वीं का पेपर पैटर्न बताऊंगा, 12वीं का सिलेबस बताऊंगा, 12वीं का पैटर्न पेपर पैटर्न बताऊंगा, और इसकी क्लासें भी मैं यूट्यूब पे चालू करना जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।